जी जोहार। मैं हूं अनुज सिन्हा। आज झारखंड का बजट पेश हुआ है 2025-26 का। वित्त मंत्री ने पेश किया है। 1,45,000 करोड़ का बजट है। बजट कैसा है, इसके क्या क्या परिणाम सामने आएंगे, क्या असर दिखेगा, इस पर आज बातचीत करने के लिए दो मेहमान यहां पर मौजूद हैं स्टूडियो में। एक सबसे बाएं ओर जो बैठे हुए हैं अभिषेक जी हैं, अभिषेक केडिया जी हैं, अब सीए हैं और अपने क्षेत्र के बहुत जानकार व्यक्ति हैं। मेरे ठीक बगल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय शाह जी हैं और इनका भी लंबा अनुभव रहा है, कागज पत्र में बहुत माहिर हैं। तो आइए आज इनसे दोनों से बात करते हैं। पहले बात करते हैं, आप बताएं केडिया जी कि आज जो बजट पेश हुआ, ये हेमंत सरकार का पहला बजट है सेकेंड टर्म में। ओवरऑल कैसा बजट लगता है आपको? मैं बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि हेमंत सरकार ने जो बजट पेश किया है वो बहुत दूरदर्शी है और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बजट पेश किया है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कोशिश की है कि बहुत दूर तक सोचते हुए इस बजट को उन्होंने पेश किया है। हाँ, ये तो सही है, लेकिन इसमें आगे का है कि राज्य में का एक बड़ा हिस्सा, आय का बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है। जो मैया योजना है उस पर 13,000 करोड़ के आसपास का होता है। तो बाकी इसका क्या, जब एक योजना पर सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है तो क्या इसका असर दूसरी योजना पर पड़ सकता है कि नहीं? देखिए, ये हेमंत सरकार जी का स्टार्टिंग में ही था कि हम लोगों को मैया सम्मान योजना में जो है एक बजट एलोकेट करना है। अब उस बजट के लिए हमारे पास फंड कहाँ से आएगी वो हमारी सरकार देख रही है। उस जो फंड वहाँ से आएगी उस फंड को हम लोग मैया सम्मान योजना में सरकार उसको यूज़ करेगी। जी अजय जी, आप विपक्ष में हैं और भाजपा आज भी इसकी कई योजनाओं पर सवाल करते रही हैं। तो आप ये बताएं कि एक नज़र में भारतीय जनता पार्टी किस रूप में देखती है इस बजट को? अनुज जी, मैं आज बजट में प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर मौजूद था विधानसभा में। मैंने बजट का भाषण भी सुना, उसके बाद बजट को मैंने एनालाइज भी किया है। सबसे पहला तो हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पे है कि जो वित्त मंत्री है उन्होंने जब अपने बजट भाषण को स्टार्ट किया, जो ओपनिंग रिमार्क्स था उसका, वो 1,36,000 करोड़ के ऊपर अपना ओपनिंग रिमार्क्स उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि 1,36,000 करोड़ रुपये बाकी है और उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि अगर एक साहूकार को भी हम पैसा देते हैं तो उससे हम इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम भारत सरकार से जो इंटरेस्ट लेकर के रहेंगे। तो यह सबसे पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इंडिया सीमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि कोई भी पेनल्टी, कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी फीस जो है आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी लेना है। तो वित्त मंत्री ने भरी सभा में, भरे सदन में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको जो वॉयलेट किया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम इसके लिए जो है कोर्ट जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जो रॉयल्टी वर्सेस टैक्स का ये इशू है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही बाहर आया है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप उसमें पार्टी जो आप उसमें बन सकते हैं। अब बजट पे आते हैं। अगर आपने जैसा मुझे पूछा कि पूरे बजट को आप एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना चाहें, तो ये पूरा का पूरा बजट एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहे तो ये है इसकी टोपी उसके सर। यानी एक डिपार्टमेंट का बजट आप उठाइए, दूसरे डिपार्टमेंट पर आप डालिए, इससे ज़्यादा इस बजट में कुछ नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि मैया सम्मान योजना, जो इसके लिए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपया जो अलॉट किया है, 13,000 करोड़ को अगर आप झारखंड में जो 2,500 रुपये पर मंथ है उससे डिवाइड करेंगे 12 साल का, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये आएगा कि लगभग 44 लाख लोगों को ये जो पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सरकार ने पहले भी मैया सम्मान योजना में 50 लाख लोगों को टारगेट किया था, यानी कि 6,000 लोगों को तो इन्होंने, 6 लाख लोगों को तो इन्होंने यहीं पर कट कर दिया बिना किसी खास रीज़न दिए हुए। दूसरी बात यह है कि मैया सम्मान योजना को के बाद मैं बस बजट का एनालिसिस कर रहा था, तो बजट का जो एनालिसिस मेरे सामने आया है, रूरल डेवलपमेंट और रूरल वर्क्स के लिए पिछले साल का जो बजट था वो लगभग 18,500 करोड़ का था। और इस साल का बजट अगर आप देखेंगे तो 4,000 करोड़ रुपए कम है रूरल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि 4,000 करोड़ रुपए सीधा जो है स्लैश कर दिया क्या। तो क्या आपको लगता है कि जो पैसा, मैं और बस एक दो चीज़ों पर और बता दूं बस सीधा। उसके बाद आप देखेंगे सड़कें और पुलिया, तो सड़कें और पुलिया को जो निर्माण होता है उसको अगर आप पिछले साल के बजट से कंपेयर करेंगे तो 1,400 करोड़ रुपये सरकार ने वहाँ कट कर दिए हैं। तीसरा, कृषि में सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये कट कर दिए हैं। उसके बाद ST SC OBC अल्पसंख्यक आयोग के लिए सरकार ने 130 करोड़ रुपये कट कर दिया। मैंने जब इन फिगर्स को कैलकुलेट किया तो लगभग 13,000 करोड़ रुपये आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के बजट ये है
कि एक माता एक बहन है, उसको सरकार ने कहा कि हम आपको 2500 रुपये पर महीना देंगे, पर आपके आगे की सड़क ये जो अब नहीं बनेगी, उसका बजट स्लैश हो गया है। आपको एग्रीकल्चर में नहीं सुविधा मिलेगी, वो बजट स्लैश हो गया है। आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, वो बजट स्लैश हो गया। कुल मिलाकर के डिपार्टमेंट को स्लैश किया गया। अब यहाँ पर आते हैं, वित्त मंत्री ने ये कहा कि हमारा बजट जो है इस साल का 1,45,000 करोड़ रुपए का है, और ये कहा कि पिछले बार से ये काफ़ी ज़्यादा इसमें इजाफा हो गया है। पर यहाँ पर वित्त मंत्री ने ये कहा कि जितने सोर्सेस हमारे पास में आने वाले, मतलब ये जो पैसा कहाँ से आएगा, तो कहा कि 66,000 करोड़ रुपया स्टेट का अपना खुद का रेवेन्यू, स्टेट के सोर्सेस है। 66,000 करोड़ के अलावा बाकी जो पैसा है लगभग 90,000 करोड़ रुपया, वो या तो केंद्र सरकार में ग्रांट में मिलेगा, या केंद्र सरकार और स्टेट का जो शेयर होता है टैक्स का वहाँ से मिलेगा, या सबसे बड़ा पैसा हमको मिलेगा प्राइवेट सेक्टर से मिलेगा। पीपीपी मॉडल वगैरह इसका जिक्र किया, लेकिन पूरी तरह से ये वेग है। यानी कि कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए तो सरकार ने घोषणा की है, पर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देके कहता हूँ। पिछले साल बजट नंबर 156, बजट नंबर 157 में हेमंत सोरेन सरकार ने अनाउंस किया था कि हर साल 350 करोड़ रुपए हम देंगे यूपीएससी, जेपीएससी, सीएसएससी की तैयारी करने के लिए। और वो पैसा तो छोड़िए, वो टेंडर निकला, टेंडर धंधे बस्ते में चला गया, कोई वो है ना। यानी कि 350 करोड़ आपने सिर्फ अनाउंस किया, बाद में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो आपने बताया जिस तरीके से कि जो फंड जिस विभाग का पैसा काटा गया है और उसको रखा गया है मैया योजना के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल, तो मतलब मैया योजना के लिए पैसे की व्यवस्था हो गई है, वो चलती रहेगी, उसमें दिक्कत नहीं है, वो है। इसका क्या असर पड़ेगा, डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ सकता है कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, डेफिनेटली। मैंने आपको ये कहा कि कृषि के लिए 1,500 करोड़ रुपये आपने कम कर दिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए आपने 4,000 करोड़ कम कर दिया है, आपने पुलिया और सड़क के निर्माण में आपने कम कर दिया है अगेन 1,500 करोड़ रुपया। तो ये चीज़ें जाहिर सी बात, आपने इसका बजट स्लैश कर दिया है। हम बार बार इस बात को बोल रहे थे कि मैया सम्मान जैसी योजना आनी चाहिए, सरकार को आना चाहिए, लेकिन सरकार को कोई एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। लेकिन पूरे वित्त मंत्री के भाषण में कहीं पर भी एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू का जिक्र नहीं है। एक बार उन्होंने ये कहा कि अगले एक साल में 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे पास आने वाला है, लेकिन 20,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट का ये फिगर आया जब हेमंत सोरेन जी कोलकाता गए थे, बिन बुलाए मेहमान बनकर के वहाँ चले गए थे। इन्वेस्टमेंट समिट कोलकाता का हो रहा है, बंगाल का, वहाँ ये सैटेलाइट स्टेट की तरह पहुँच गए, वहाँ पर 26,000 करोड़ का एक अनाउंसमेंट कर दिया, उसका कोई नहीं जो है। अजय जी, ये पहले भी होता है, सरकार अभी जेएम की है ना, यूपीए की है, इसके पहले भी सरकार बीजेपी की थी, आपकी सरकार थी, तो ये पहले भी होता रहा है कि मोमेंटम झारखंड हो या कई और कार्यक्रम हो, बाहर के लोग आते हैं, वादा करते हैं और फुलफिल नहीं करते हैं। ये तो ठीक है, हाँ, स्टेट अपना प्रयास करता है। अगर मान लीजिए आज के पहले बीजेपी की सरकार में कुछ गड़बड़ियां हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं कि गड़बड़ियां दोबारा हो। पहली बात, मैं गड़बड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर कि आप एक उम्मीद पाल कर एक देश के उद्योगपति को बुलाते हैं कि हमारे स्टेट को बेहतर करने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल, वो वादा करते हैं और वादा कर वो मुकर जाते हैं। तो सरकार किसी की हो, जेएम की हो, बीजेपी की हो या किसी की हो, आप जबरन किसी का कॉलर पकड़ नहीं ला सकते, नहीं कर सकते। ये सच है, ये होता रहा है। लेकिन अनुज जी, हमारा ये कहना है कि झारखंड जो स्टेट है वो वेस्ट बंगाल का सैटेलाइट स्टेट नहीं है। हमारा ये कहना है कि ग्लोबल वेस्ट बंगाल समिट जैसा समिट झारखंड में होना चाहिए। इन्वेस्टर्स यहाँ करके बोलते, प्रॉमिस करते नहीं आते, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो आप देखेंगे, मैं द हिंदू पढ़ता हूँ जो कि कोलकाता का एडिशन आता है, उस कोलकाता के एडिशन में भी जो ऐड आया है ग्लोबल बंगाल समिट का, उसमें कहीं पर भी हेमंत सोरेन जी का जिक्र नहीं है। तो मुझे एज ए झारखंडी ये बहुत ऑफेंसिव लगा कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के जा करके प्रोग्राम में बैठ करके, वो भी एक तरीके से भी ना जा करके गा करके उन्होंने जो पैसे की डिमांड की, वो हमें नहीं लगा ठीक है। यहाँ पर अगर वो करते, आगे भी करेंगे तो हम इसका जो स्वागत करेंगे। अच्छा, ये जो अभी एक बड़ा इशू जो चल रहा है पिछले 6 महीने से और अभी आगे भी चलेगा, कि जो दावा करती है झारखंड सरकार कि हमारा बकाया है केंद्र के ऊपर में, कोयला मंत्री भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि कुछ पैसा बकाया है, तो इसको किस रूप में देखते हैं? वो पैसा झारखंड का पैसा है कि नहीं, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और झारखंड क्या करे कि पैसा यहाँ पर आए? हम लोग लीगल की बात नहीं करते हैं, उस भाषा से आप सहमत हो या ना हो अलग है, कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे वो अलग है। सेंट्रल स्टेट का संबंध जितना बेहतर होगा उतना ही अच्छा होता है, दोनों के लिए होता है, ये सब कोई जानता है, आप लोग है। तो ये बताएं आप हैं कि स्टेट का दावा कितना बनता है? बिल्कुल, मैं इस पर सीधा सा आ जा रहा हूँ। देखिए, सिंपल, मैं थोड़ा सा बस इस पर डिटेल में जाऊंगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमन आदमी के लिए, एक कॉमन आदमी, एक आम आदमी, एकदम बगैर एकदम आम आदमी के लिए मैं जो समझाऊंगा, ठीक है ना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो शेड्यूल 7 है, जो कि 3 भाग में बटा हुआ है, एक कहता है स्टेट किस पे टैक्स लेगा, एक कहता है सेंटर किस पे टैक्स लेगा, एक कहता है दोनों किस पे जो टैक्स लेंगे। जहाँ तक मिनरल्स की बात है, तो मिनरल्स पे टैक्स लेने का जो पावर है वो सेंटर और स्टेट दोनों को दिया गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर सेंटर कोई ऐसा रूल बनाती है, नियम बनाती है
कि वो टैक्स लेगी तो सेंट्रल का लॉ जो प्रिवेल करेगा। इसी को देखते हुए मिनरल्स माइंस एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 बनाया पार्लियामेंट में नेहरू जी के समय में, और सेंटर ने कहा कि हम जो है इस पर टैक्स लेंगे माइनिंग पे। और 1957 से सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा पूरे इंडिया में, इट्स नॉट ओनली अबाउट झारखंड, पूरे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लेना चालू किया। अब क्या हुआ कि तमिलनाडु में एक सरकार आई, तमिलनाडु की सरकार ने कहा ठीक है तुम टैक्स दे रहे हो ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, हम तुमको रॉयल्टी लगाएंगे, और उन्होंने कहा कि रॉयल्टी हम तुमको लगाएंगे। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, इंडिया सीमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया जिसके बेसिस पे ये सारा जो मामला खड़ा हुआ, उसमें कुछ चीज़ें नोट करने लायक है। सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पैसा तो इंडिपेंडेंस के बाद का ही पैसा, क्योंकि मैंने कहा मिनरल्स उसी समय से चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, एक कट ऑफ हम डेट लगा देते हैं, और बोला कि 1 अप्रैल 2005 से आप जोड़ना चालू कीजिए। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो पैसा है आपको 12 साल में मिलेगा, और 1 अप्रैल 2026 से 12 साल में पार्ट टाइम में मिलेगा पैसा। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बैठाया है, उस बेंच में एक वही जज है जिन्होंने ये फैसला दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पैसा कैसे रोल आउट होगा, क्योंकि माइनिंग कंपनीज ने कहा कि जो पैसा हमारा बाकी है, झारखंड नहीं, उड़ीसा में भी बाकी है, छत्तीसगढ़ का भी बाकी है, पूरे स्टेट का सबका रॉयल्टी बाकी है, अगर हम इतना पैसा सरकार को देंगे तो हमारी कंपनी ही बंद हो जाएगी, जो PSUs कंपनीज हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है हम आपके इस कंसर्न को हम लेंगे। तो हमारा ये कहना है कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट से निकला है, चूंकि ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल, आप एक बात ध्यान दीजिए अनुज जी कि जो सुप्रीम कोर्ट जो इसने जजमेंट दिया है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कर रहे हैं, संवैधानिक बेंच। संवैधानिक बेंच का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं संविधान के इंटरप्रिटेशन का ही मामला है। तो संविधान के इंटरप्रिटेशन के मामले से बात आया, हम बिल्कुल इस बात के लिए है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी, समाधान भी अब उसी के पास है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जितना पैसा कहेगी हम कहेंगे झारखंड को पैसा मिलना ही मिलना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये मामला लीगल की ओर, लीगल के रूप है सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, सुप्रीम कोर्ट इसको सॉल्व करेगा। बेहतर होता, इसको फालतू की राजनीति करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। हालांकि हाँ, आप विपक्ष में हैं तो आपकी बात अलग हुई सबको है, लेकिन स्टेट के लिए बेहतर होता कि स्टेट के जो भी यहाँ पर के निसंदेह यहाँ के जो लोग पक्ष विपक्ष कोई भी लोग हुए, स्टेट के हित में सारे लोगों को एक होकर पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि जब वो पैसा आएगा, सरकार किसी की बन सकती, कभी बन सकती, जानते ही आप हैं। कल सरकार आपकी थी, आज सरकार इनकी है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। बिल्कुल। अब आप बताएं केडिया जी, एक सवाल आपसे है, आप एक्सपर्ट इस्लाम के हैं, कि स्टेट क्या करे। देखिए मैया योजना बहुत अच्छी योजना रही जिसका कि असर दिखा, और तभी तो बीजेपी ने भी तो दिल्ली में घोषणा आपको करनी पड़ी। भाई आलोचना भले जो भी हो कि बना रहा है, लेकिन देश के कई स्टेट ने इसको लागू किया, तो कहीं ना कहीं असर दिखता है, भले पॉलिटिकल हो, सीट को लेकर हो, छोड़ दीजिए उसको लेकर है। जब योजना चल रही है तो बाकी भी काम डेवलपमेंट का होता रहे, उसके लिए आवश्यक है कि आपके पास पैसा आना चाहिए, पैसा रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू आए। तो झारखंड के पास क्या आप राय देंगे, कहां से पैसा और आ सकता है? अभी जो झारखंड का पैसा आता है वही है, रॉयल्टी है, खनिज आपके पास है, टैक्स है, जो सेंट्रल असिस्टेंस होता है वो होता है, जो हिस्सा होता है झारखंड का है वो मिलता है, और जो झारखंड के अपने टैक्स होते हैं ये होते हैं। कौन कौन से की पॉइंट दे सकते हैं आप एज ए CA एक्सपर्ट, जहां से झारखंड सरकार और पैसा ला सकती है? क्योंकि गौर करना पड़ेगा कि किसी भी चीज को दूहने का एक तरीका होता है। अगर आप बहुत ज्यादा कर देंगे ना, नींबू को निचोड़ेंगे, क्योंकि कोयले पर आप सेस लगा देंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो यहां तक तो ठीक है पैसा आ रहा है। बहुत ज्यादा कर देंगे, और अगर अदर स्टेट के पास भी तो कोयला है, और वो अगर आपको सस्ता मिलने लगे, तो कोई आदमी झारखंड की जगह प्रेफर कहीं और न करने लगे। तो आपके हिसाब से कौन कौन सा एरियाज है जहां पे झारखंड सरकार जो काम करे ताकि रेवेन्यू काफी बढ़े और वो स्टेट के डेवलपमेंट में वो काम आए? अभी आपने जैसे पूछा कि गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आएगी वो रेवेन्यू और कहाँ से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से जो पहला सेक्टर जो गवर्नमेंट जिससे रेवेन्यू इंक्रीज कर सकती है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। गवर्नमेंट अगर फोकस करे तो एग्रीकल्चर सेक्टर से हम लोग जो है वो रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा जो मेन सेक्टर हो सकता है जिसमें गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए वो है मिनरल्स। झारखंड में बहुत सारे मिनरल्स हमारे पास मौजूद है, उस मिनरल्स का हम लोग उपयोग करके उसको यूज़ करके गवर्नमेंट जो है अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती है। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। झारखंड गवर्नमेंट को ये फोकस करना चाहिए कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें, जिससे क्या होगा कि नए नए इन्वेस्टर्स जो है वो झारखंड में आएंगे, अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडस्ट्रीज़ लगेगी, वहाँ पर रोजगार मिलेगा, और उससे क्या होगा कि ओवरऑल झारखंड का डेवलपमेंट होगा, और जो पैसे आने के हम लोग बात कर रहे हैं वो पैसा झारखंड में आएगा, और ओवरऑल डेवलपमेंट इससे झारखंड का होगा। नहीं, बहुत सही कहा आपने है। इस पर आप और फोकस करेंगे कि सरकार अगर आपकी होती आज और आपकी जगह पे होते और आपको तय करना होता, तो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए
बीजेपी की सरकार क्या करती, या आपके दिमाग में और क्या योजना है कि कैसे पैसा आ सकता है कैसे ग्रोथ और तेज हो सकता है? हाँ, देखिए, झारखंड का अगर आप सोर्स ऑफ रेवेन्यू देखेंगे तो झारखंड का सोर्स ऑफ रेवेन्यू प्राइमरली जो प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा है, यानी कि लैंड से रिलेटेड चीज़ों में झारखंड को रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है। तो हमारा यही कहना है कि अगर हेमंत सोरेन सरकार को कोई एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना है, तो अगर वो थोड़ी देर के लिए कोई एडिशनल सोर्स पर जनरेट नहीं करें, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस यहाँ पर चल रहे हैं, उन बिजनेसेस का जो इलीगल पार्ट है अगर उसको रोक दे, तो झारखंड को लीगल रूप से बहुत सारा पैसा आ जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि धनबाद का जो कोल माइनिंग का बिजनेस है, जिसमें जितना घपला घोटाला हो रहा है, इसको हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई इसकी जांच करे। पाकुड़ साहिबगंज में जो स्टोन माइनिंग का बिजनेस होता है, उसमें भी हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच करे। लिकर में भी बहुत बड़ा घपला घोटाला होता है। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं, बालू का एग्जांपल आप देख लीजिए, बालू विधानसभा में बहुत आ रहा है। बालू झारखंड के पास जितना है, अगर सही तरीके से बालू को अगर हम जनता को डायरेक्ट देंगे, बिल्डर्स को डायरेक्ट देंगे, तो उसका सोर्स ऑफ रेवेन्यू झारखंड सरकार के पास ही आएगा। लेकिन अगर वो इलीगल रूप से चलेगा, अंडर टेबल चलेगा, तो उसका सोर्स झारखंड के पास नहीं आएगा, क्योंकि वो बिजनेस ही इलीगल चल रहा है। इसके अलावा मेरा पर्सनल सजेशन आप बोलिए, क्योंकि पार्टी का मैं स्टैंड इसमें नहीं दे रहा हूँ, झारखंड में लैंड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। हर इशू जो लैंड पे आकर के रुक जाता है। लेकिन आज के समय में ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो सेक्टर्स लैंड पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं कैटेगोरिकली बोल रहा हूँ सर्विस सेक्टर, यानी कि बैंकिंग सेक्टर की बात करें, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए बहुत सारे तोहफे दिए हैं। गिग वर्कर्स के लिए आपको लैंड की ज़रूरत नहीं है, बैंकिंग के लिए लैंड की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के सर्विस सेक्टर में अगर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करेगी, तो वहाँ से भी उनको एक तो अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी आएगा। और दूसरा, आप एक चीज़ देख लीजिए, मान लीजिए जब तक यहाँ फ्लिपकार्ट जोमेटो नहीं था, तब तक हम सोचते थे कि कौन यहाँ पर काम करेगा, लेकिन उनके आते ही झारखंड के ट्राइबल लड़के, लोकल लड़के उसमें अच्छी तरह से इंटीग्रेट हो चुके हैं। तो कुछ इनोवेटिव अगर आइडिया में झारखंड सरकार सोचे, एक आपको लगता नहीं है कि हाँ, एजुकेशन हब की ओर भी जाना चाहिए करके? डेफिनेटली, जहाँ पे बहुत ज्यादा आपको है नहीं, बहुत ज्यादा एरिया भी चाहिए। डेफिनेटली, हम तो इस बात का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आज वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम 5 नए लॉ यूनिवर्सिटी खोलेंगे। हाँ। मुझे तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन इस बात है कि शायद उन्होंने कॉलेज को यूनिवर्सिटी बोल दिया है, पर मैंने देखा इसमें यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। दूसरी बात, 2020-21 के बजट में इन्होंने कहा था कि झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे। आज झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एक जो है किराए के मकान पर चल रहा है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का MOU साइन किए हुए 1.5-2 साल हो गया, आज तक उसका नक्शा नहीं पास हुआ है। RKDF यूनिवर्सिटी को ज़मीन दी गई है नामकुम, आज तक उसका नक्शा नहीं पास हुआ है। तो एजुकेशन पे जो पहले से जो MOU साइन हुए हैं, उसको सरकार पहले धरातल में लाए, ना कि नए कॉलेजेस खोलने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। हाँ, नहीं, अभी तो कई मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हुई है, तो इस सबसे तो कहीं ना कहीं अगर काम होता है। अभी एक बताया गया कि रांची में एक मेडिकल कॉलेज और खुलने वाला है, तो रांची पर तो लोड काफ़ी है। आपको लगता है कि रांची के अलावा बड़ा जोर पड़ता है वो जो पलामू का, जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वित्त मंत्री, पलामू के एरिया में भी कोई बड़े हॉस्पिटल नहीं है और वहाँ के लोगों को भी रांची आना पड़ता है। उसका असर ये पड़ता है कि रांची पर काफ़ी लोड, और पेशेंट आते आते बेचारा रास्ते में मर जाता है। तो नहीं लगता है कि झारखंड को कई एरियाज में बांटकर वहाँ के हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने के लिए प्रयास करना चाहिए? डेफिनेटली। देखिए, हेल्थ सेक्टर अगर आप देखेंगे, हेल्थ सेक्टर हमारे देश में जब डेवलप होना चालू हुआ, तो हमारे देश में, हमारे राज्य में बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स पहले ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन बीजेपी ने एक योजना को लॉन्च किया, आयुष्मान भारत की योजना को लॉन्च किया, जिसमें कहा कि अगर आप किसी आम व्यक्ति का इलाज करते, गरीब व्यक्ति का इलाज करते हैं, तो पर साल 5 लाख रुपये हम आपको देंगे। झारखंड सरकार में भी इस योजना का लाभ मिल रहा था। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट यहाँ पर याद दिलाना चाहूँ, और आज का बजट का भी मैं कंसर्न करूँगा। आज के बजट में वित्त मंत्री ने एक योजना को लॉन्च किया, मुख्यमंत्री अस्पताल रख रखाव योजना, अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करेंगे। लेकिन 31 जनवरी 2025 को झारखंड सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, और मज़े की बात उस नोटिफिकेशन में ये कहा है कि आयुष्मान भारत का लाभ केवल उन हॉस्पिटल को मिलेगा जो ग्रामीण एरिया में कम से कम 30 बेड के हॉस्पिटल होंगे, और शहरी एरिया में करीब 50 बेड का हॉस्पिटल है। आपकी लाइफ, आपने बहुत लंबी लाइफ रांची में बताई है, आप मुझे बताइए रांची के अंदर में 50 बेड के कितने हॉस्पिटल है? मुश्किल से पूरे झारखंड में 15 से ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं है। और जब ये योजना लॉन्च होगा, इस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, अगर ये लॉन्च हो गया, इंप्लीमेंट हो गया, तो आप समझिए ऐसे हेल्थ सेक्टर्स जो आयुष्मान भारत पर डिपेंडेंट होकर आगे बढ़ रहे थे, मशरूमिंग कर रहे थे, वो सबके सब हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, प्राइमरी सेक्टर जो है झारखंड में बंद होने वाले हैं। तो सरकार की मंशा, नीयत को भी हम बार बार सवाल उठा रहे हैं। कैग के रिपोर्ट ने साफ कह दिया कि हेल्थ सेक्टर में इतना करोड़ रुपए का तो पैसा नहीं मिल रहा, और यहाँ इरफान अंसारी जी क्या बोल रहे हैं कि हम कैग की जांच करेंगे। यानी कि संविधान के आर्टिकल 148 ने जिस संस्था को पूरे अकाउंट्स को चेक करने की जिम्मेदारी दी, अब आप कह रहे हैं उसी अकाउंटेंट को हम चेक करेंगे। तो हम तो कह रहे हैं आप अगर मंशा ठीक करें, तो जो एग्जिस्टिंग सोर्सेस है उसी से बहुत कुछ हो जाना है झारखंड में। एक अंतिम सवाल रहेगा, बातचीत लंबी हो गई है, एक अंतिम सवाल आप दोनों से करेंगे हैं, ठीक है? और ये आप बताएं क्या है कि
ओवरऑल, है ना, एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सरकार को क्या किसी पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि आज के बजट में जो हमारी सरकार ने जो एजुकेशन के प्रति जो रुझान दिखाया है, उसमें उन्होंने 5 नए लॉ यूनिवर्सिटी का स्थापना के लिए किया है। उसके बाद ट्राइबल यूनिवर्सिटी, पहली बार जो है झारखंड गवर्नमेंट ने कोशिश किया है एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन किया जाए। उसके बाद काफ़ी सारे इसकी घोषणा पहले की सरकार ने भी इसकी घोषणा की थी, बट वो अभी तक हो नहीं पाया। पाया। बट फिर से इस बार बजट में उन्होंने दिखाया कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी का जिक्र किया गया है कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, ताकि जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उनको भी एक मौका मिलेगा कि वो उस यूनिवर्सिटी में का लाभ ले सके। उसके बाद बहुत सारी मास कम्युनिकेशन स्कूल्स जैसे जमशेदपुर में, पलामू में, रांची, धनबाद, देवघर में खुलने की तैयारी है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि एजुकेशन सेक्टर में जितना अच्छा से अच्छा कर सके, नए नए कॉलेजेस, नए यूनिवर्सिटी, मास कम्युनिकेशन सेंटर्स, ये सब खोलने की तैयारी कर रही है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट एक सही दिशा में अपने जो एजुकेशन सेक्टर को फोकस कर रही है और एजुकेशन में ध्यान दे रही है। सर जी, आप बताएं कि विपक्ष में आप भले हो, ये बजट तो आ गया, अभी तक तो आप कमी ही निकालेंगे हैं, क्या इस बजट में कुछ आपको अच्छा दिखा? कुछ तो अच्छा होगा ही ना? नहीं है, तो आपको क्या क्या अच्छा लगा? नहीं, देखिए, बजट में बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन हमारा क्वेश्चन बस ये है कि बजट में जो आपने अनाउंसमेंट किया, अगर आप अनाउंस करके उसको छोड़ देंगे, जो कि पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, तो फिर बजट का कोई मतलब नहीं है। ऐसे मान लीजिए कि झारखंड सरकार ने अनाउंस किया है कि शेड्यूल्ड जो कास्ट के लोग हैं उनके लिए एडवाइजरी काउंसिल, अभी उसी की बात हम करने वाले थे, तो हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अगर वो मान लीजिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि संविधान ने इसको बनाया है, लेकिन संविधान की बनाई हुई संस्था को अगर आप हेडलेस रखते हैं बहुत दिन से, तो वो काम करने वाली संस्था नहीं रहेगी। तो इंस्टीट्यूशंस बनाना एक और बात है, पर उस इंस्टीट्यूशंस को चलाना, उसको लीगल रूप से सही से रखना, वो एक और बात है। हाँ, नहीं, ये आपने टच कर दिया। ये झारखंड बने 25 साल अब होने हैं। 25 साल मतलब सिल्वर जुबली मनने जा रहा है। अनेक निर्णय हुए, टीएससी के निर्णय होते थे, का गठन हुआ, बना हुआ है। ये पहला मौका है जब इस सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए एक परामर्शदात्री समिति बनाने का फैसला किया है, और उनकी संख्या बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। तो निश्चित तौर पे इसका भी असर दिखेगा। इसका अगर बन जाए, जो आपने कहा, बिल्कुल बन जाए और लागू हो जाए। योजना बनती है, हर सरकार बनती है, लेकिन रिजल्ट डिपेंड करता है उसको आप कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो ये हम लोग उम्मीद करें कि बजट में जो चीज़ें लागू की गई हैं, जो घोषणा की गई हैं, उसको अक्षरतः उसका पालन होगा, बेहतर तरीके से उसको लागू किया जाएगा, और जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें आप पक्ष और विपक्ष को भूलकर स्टेट के हित में सारे लोग एक होकर डेवलपमेंट के काम में लग जाएंगे हैं, तो ये झारखंड बदलेगा, ऐसी एक उम्मीद करनी चाहिए। आप सब लोग दोनों का बहुत बहुत आभार, आपने आए और अपनी बातों को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।